मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी ये कहूँगा, लेकिन रूसी राज्य मीडिया के लिए काम करने वाले रूसी पत्रकार अब खुलेआम पुतिन को उनके शासन के पतन के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। वे ऐसा यूक्रेन में रूस को हुए लाखों हताहतों की वजह से नहीं कर रहे हैं। वे यह भी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पुतिन के आक्रमण के बाद रूस को सभी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। वे ऐसा ईंधन की कमी के कारण कर रहे हैं। रूसी प्राथमिकताएं बस कुछ और ही हैं। लेकिन अब चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं और हम देख रहे हैं कि सरकारी मीडिया पर लोग बहस कर रहे हैं कि यह युद्ध रूसी सेना के लिए पूरी तरह से विफल रहा है। इसे आप खुद सुनिए। आइए इस तथ्य से शुरू करते हैं कि आज युद्ध का 1333वां दिन है, यानी विशेष सैन्य अभियान का। बस थोड़ा सा ही बाकी है, सिर्फ 115 दिन और हम महान देशभक्त युद्ध की अवधि को पार कर लेंगे। क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे सकें? मैं इसका जवाब दूंगा, हाँ। नहीं, मुझे जवाब मत दीजिए। आप जनवादिता में लगे हैं, जबकि जानते हैं कि हम एसएमओ सैन्य तरीकों से नहीं चला रहे। सिद्धांततः सब कुछ 2 घंटे में हल हो सकता था। हमारे लिए इसे 2 घंटे में हल करना असंभव था। सिद्धांततः आप उन लोगों में से हैं जो फरवरी 2022 की शुरुआत में चिल्ला रहे थे कि यूक्रेनी सेना पूरी तरह से भाग जाएगी। जहां तक नुकसानों की स्थिति की बात है, हाँ, शत्रुता शुरू होते ही यूक्रेनी सेना 80,000 तक पहुंच गई। फिर धीरे धीरे यह हर साल 10,000 से 1,20,000 तक बढ़ी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने 20 लाख या 17 लाख यूक्रेनी सेना के नुकसान झेले, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यूक्रेनी सेना का अस्तित्व ही नहीं रहता। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ ठोस आंकड़े दूंगा ताकि आप समझ सकें। हाँ, आंकड़ों के मुताबिक, जिसमें रक्षा मंत्रालय के आंकड़े भी हैं, एसएमओ अवधि में 25,157 टैंक और एपीसी नष्ट हुए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि युद्ध शुरू होने पर यूक्रेनी सेना के पास 4,371 थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि युद्ध की शुरुआत में यूक्रेनी सेना के पास केवल 4,370 थे। इसलिए किसी भी हाल में उनकी संख्या 25,000 नहीं हो सकती थी। विमानों की बात भी ऐसी ही है। उनके पास 187 विमान थे, सिर्फ हमारे नहीं। क्या रूसी रक्षा मंत्रालय झूठ बोल रहा है? मैं ये आंकड़े दे सकता हूं और दुर्भाग्य से यही बड़ी बात है जिसे हम कम आंकते हैं। हम यूक्रेनी सेना को कम आंकते हैं। ये काफी शक्तिशाली है। 1 मिनट रुकिए। सैन्य शक्ति अभी भी इतनी मजबूत है, तो फिर यूक्रेनी सेना की सफलता कहां है? रिजर्व की संभावना अभी भी है, लगभग 70,000 लोग। दूसरी बात, माफ कीजिए, लेकिन अगर आप इन आंकड़ों पर विश्वास करते हैं तो यूक्रेनी सेना का अस्तित्व ही नहीं है। यह था प्राइम टाइम रूसी टेलीविजन, लेकिन समस्याएं यही नहीं रुकती। ये हैं दिमित्री शेतचिन। वह रूसी सरकारी अखबार कोमोसुमा का प्रवक्ता के संपादक हैं। मुझे यकीन है कि मैंने उसका नाम गलत बोला, लेकिन मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको दिखा सकूं कि यह आदमी किसी भी तरह से रूसी असंतुष्ट नहीं है। असल में 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया के विलय की रिपोर्टिंग के लिए उन्हें मेडल्स से सम्मानित किया गया था। यह मेडल खुद व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें दिया था। वो यानी ये दिमित्री आदमी पूरी तरह से रूसी प्रचारक है जो क्रेमलिन के इशारे पर काम करता है। लेकिन अब वही आदमी पुतिन को चेतावनी दे रहा है कि अगर ईंधन की कमी का समाधान नहीं किया गया तो इससे शासन और पुतिन दोनों का पतन हो सकता है। आप रूस में इस तरह की चीजें होते हुए नहीं देखते, और यह तथ्य कि यह अभी हो रहा है हमें बहुत कुछ बताता है कि स्थिति कितनी खराब होती जा रही है। यह समस्या इतनी व्यापक है कि वे इसके बारे में खुलेआम राज्य मीडिया, सरकारी स्वामित्व वाले मीडिया पर रिपोर्ट कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि हर समाचार खंड पुतिन के पतन की मांग करे, जैसे दिमित्री एव यहाँ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ यह तथ्य कि वे सरकारी मीडिया पर सरकार की विफलता की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यह दिखाता है कि यूक्रेनी हमले नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। इस क्लिप को सुनिए। निजनी नोगोरोड क्षेत्र में ईंधन की कमी बनी हुई है। कल हमने पेरेवोव्स्की जिले से एक रिपोर्ट दिखाई थी, जहां स्कूल के बच्चे कक्षा में भी नहीं गए क्योंकि स्कूल बसों के पास चलने के लिए कुछ भी नहीं था। आज वह विशेष समस्या हल हो गई है, लेकिन छोटी पेट्रोल पंपों पर समस्या बनी हुई है। बड़ी चेन स्टेशनों पर पेट्रोल है, लेकिन निजी पेट्रोल पंपों पर खत्म हो रहा है। आज हमने निजनी नोगोरोड क्षेत्र से उत्तर की ओर हाईवे पर ड्राइव की और कोई भी नहीं है। नमस्ते, पेट्रोल नहीं है। शायद 3 हफ्ते हो गए हैं। वो सिर्फ मछली और ईंधन बेचती है।
तो हमारे बिना सारा पेट्रोल किसने खरीद लिया? पता नहीं, शायद किसी ने पी लिया हो। क्या ये काफी समय से खत्म है? करीब 3 हफ्ते से मैंने इस रास्ते पर गाड़ी नहीं चलाई। लगता है सच है। क्या मैं सच में आपकी ओर देर से गाड़ी नहीं चला रही थी? हाँ, ऐसा ही है। पेट्रोल है क्या? नहीं, पेट्रोल नहीं है। नहीं, पेट्रोल नहीं है। नहीं, पेट्रोल नहीं है। लोग कभी गुस्सा होते हैं, कभी नहीं। वे हर चीज के आदी हो जाते हैं। लोग हर चीज के आदी हो जाते हैं। नमस्ते, ये टीवी है। आपके पास पेट्रोल है? नहीं, पेट्रोल नहीं है। थोड़ा है, बट सिर्फ संस्थाओं के लिए। सिर्फ संस्थाओं के लिए। आपका मतलब मेडिकल सेवाओं के लिए? हाँ, कितने समय से नहीं है? बिल्कुल नहीं। लगभग 2 हफ्ते। 2 हफ्ते? पेट्रोल नहीं है, आप कैसे काम कर रहे हैं? हमें अलग से सप्लाई मिलती है। और आप किस सेवा से हैं? कौन सी सेवा? मेडिकल। लगभग सभी निजी पेट्रोल पंप सेवा से बाहर हैं या पेट्रोल 80 रूबल प्रति लीटर है। शायद छोटे पेट्रोल पंपों ने पर्याप्त स्टॉक नहीं किया। किरोग क्षेत्र में हमारे पास पेट्रोल है। मिल जाता है। तो किरोग क्षेत्र में सब कुछ ठीक है, अभी के लिए कोई कमी नहीं है। हाँ, वैसे गैसोलीन की कमी निजनी नोवगोरोड क्षेत्रीय सरकार की संचालन बैठक का मुख्य विषय थी, जैसा कि गवर्नर गलेब निकितिन ने बताया। उद्धरण: विभिन्न स्टेशनों पर अस्थायी कमियां मुख्य रूप से ईंधन आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी हैं। यह समस्या केवल निजनी नोवगोरोड क्षेत्र की ही नहीं है, बल्कि पूरे मैक्रो क्षेत्र की है। सरकार ने कहा कि वह क्षेत्र की स्थिति स्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इस तस्वीर को देखिए, यह क्रीमिया की है, रूसी अधिकृत क्रीमिया की। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं बहुत हैरान रह गया। मैंने सोचा, वाह, रूस गैस को $0 में बेच रहा है। लेकिन नहीं, मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि $0 का मतलब यह नहीं है कि गैस मुफ्त है। इसका मतलब वहां गैस नहीं है। दुख की बात है, रूस में अभी ऐसे दृश्य बहुत आम होते जा रहे हैं, खासकर क्रीमिया और पूर्वी इलाकों में। कब्जे वाले क्रीमिया में 50% पेट्रोल पंपों पर गैस नहीं है। क्रीमिया कोई छोटा इलाका नहीं है। यहाँ 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और 50% पेट्रोल पंप पूरी तरह खाली हैं। जब आप इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, कई वेबसाइट्स और ऐप्स आपकी निजी जानकारी जैसे नाम, ईमेल पता और सोशल सिक्योरिटी नंबर इकट्ठा करती हैं। फिर डेटा ब्रोकर इस जानकारी को मुनाफे के लिए बेचते हैं और यह लोगों की खोज वाली वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध होती है, जहां कोई भी इसे हासिल कर सकता है। अब जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, आप सच में नहीं चाहेंगे कि ये जानकारी बाहर रहे। आज के हमारे प्रायोजक इनकॉग्नी आपकी मदद कर सकते हैं। नीचे दिए लिंक से साइन अप करें और वे इन सभी कंपनियों से संपर्क करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वे आपका डेटा हटा दें। यह उतना ही आसान है जितना कि कुछ सवालों के जवाब देना, और बाकी सब कुछ वे संभाल लेते हैं। मुझ पर भरोसा करें, क्योंकि जब मैंने यह किया तो मैं खुद हैरान रह गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसे लगभग 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं और इन्होंने मेरी तरफ से लगभग 600 अनुरोध भेजे हैं। मुझे इनकी कस्टम डेटा रिमूवल फीचर खास तौर पर पसंद आई, जिसमें सिर्फ एक लिंक देकर किसी भी साइट से अपनी जानकारी हटाने को कह सकते हैं। फिर ये सारा काम खुद कर लेते हैं। मैं इन्हें जितना भी सुझाऊं कम है। अपनी निजी जानकारी वापस लें इनकॉग्नी के साथ। नीचे दिए लिंक पर बिजनेस बेसिक्स कोड इस्तेमाल करें और वार्षिक प्लान पर 60% छूट पाएं। यह है incogni.com/businessbasics। दक्षिणी संघीय जिलों में 40% पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं है और पूरे रूस में 26% पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं है। अब मैं जानता हूं कि 26% ज्यादा नहीं लगता, लेकिन समस्या सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि रुझान है। ईंधन की कमी बहुत तेजी से फैल रही है। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा मतलब क्या है। इस नक्शे को देखिए। यह नक्शा 1 हफ्ते पुराना है। इसमें वे सभी क्षेत्र दिखाए गए हैं जहां ईंधन की कमी की रिपोर्ट की गई थी। इतने ज्यादा नहीं है ना? अब इस अगले नक्शे को देखिए। यह कल का है। यह नक्शा दिखाता है कि कल तक सभी क्षेत्रों में ईंधन की कमी की रिपोर्ट की गई थी। आप देख सकते हैं कि यह कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अब हम जानते हैं कि पुतिन को क्रीमिया या पूर्वी क्षेत्रों में ईंधन की कमी की कोई परवाह नहीं है। उसे सिर्फ मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की ही परवाह है, लेकिन उसकी परेशानियां वहीं से शुरू होती हैं। अब ईंधन की बाधाएं इन क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं।
ये रूसी समाज के अभिजात वर्ग तक पहुंच रही हैं। इस लेख को देखो। यह आज सुबह रूस की खबर है तो शायद 6-8 घंटे पहले की होगी। और इसे मॉस्को की सरकारी अखबार या समाचार वेबसाइट में कवर किया जा रहा है। लेख के अनुसार कीमतें आसमान छू रही हैं। मॉस्को और आसपास के क्षेत्रों में क्या हो रहा है? पेट्रोल पंपों पर गैस खत्म हो गई है और लेख में जो तस्वीर है वह असल में क्रीमिया या पूर्वी रूस की नहीं है। यह मॉस्को रूसी राजधानी की है। हम देख सकते हैं कि कुछ पेट्रोल पंप पहले ही आपूर्ति की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अब इस लेख में समाचार कंपनी ने इन पेट्रोल पंपों पर काम करने वाले विभिन्न कैशियरों का इंटरव्यू लिया और इन कैशियरों के अनुसार कुछ पेट्रोल पंपों पर एक दिन के लिए पेट्रोल नहीं है, जबकि कुछ एक हफ्ते से खाली हैं। किसी को नहीं पता कि सारा पेट्रोल कहाँ चला गया है, यही कैशियर कह रहे हैं। ड्राइवरों को मजबूरन इधर उधर घूमना पड़ रहा है जब तक कि उन्हें कोई ऐसा पेट्रोल पंप नहीं मिल जाता जहां पेट्रोल हो। लेकिन उस वक्त उन्हें एक बड़ा झटका लगता है। उन्हें जल्दी ही पता चलता है कि दाम बहुत बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अब सबसे मजेदार हिस्सा आता है। लेख के लेखक के अनुसार, और एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, यह एक मॉस्को आधारित अखबार है जो शायद सीधे या परोक्ष रूप से क्रेमलिन के स्वामित्व में है, तो वे अपनी आलोचना को खुलकर नहीं करेंगे। तो इस लेखक के अनुसार ईंधन की कमी के पीछे का कारण दुर्घटनाएं हैं। मुझे लगता है आप और मैं जानते हैं कि वे दुर्घटनाओं से क्या मतलब रखते हैं। मैं कुछ विवरण देता हूं। वे दुर्घटनाएं निश्चित रूप से यूक्रेनी ड्रोन हमले हैं। वे इतने विनाशकारी हो गए हैं कि रूसी तेल रिफाइनरियां अब कोविड-19 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर तेल निर्यात कर रही हैं। आपको कोविड-19 याद है? कोई बाहर नहीं जा सकता था, गैस की जरूरत नहीं थी। तो सोचिए, रूस फिर से कोविड-19 के उन पुराने दिनों में लौट रहा है, ऐसा लगता है। कुल मिलाकर रूस के पास 38 रिफाइनरी हैं, ठीक है? इनमें से 16 रिफाइनरी पर अगस्त की शुरुआत से यूक्रेनी ड्रोन ने हमला किया है और इनमें से कई रिफाइनरी पर कई बार अलग अलग हमले हुए हैं। लेकिन पुतिन के अनुसार ये सब सिर्फ हादसे हैं। ये एक काफी बड़ी झूठ है। और अपनी झूठी बात को छुपाने के लिए रूस ने अभी अभी एक नया कानून पास किया है। रूस ने अब लोगों को इन ड्रोन हमलों के नतीजों की फोटो और वीडियो बनाने और साझा करने पर रोक लगा दी है, जो यूक्रेन कर रहा है। अगर आप इस प्रतिबंध को तोड़ते हैं तो हर उल्लंघन के साथ आपके ऊपर जुर्माना बढ़ता जाता है। अब यह एक बहुत ही समझदारी भरा समाधान है। किसने सोचा था कि समस्या को हल करने के बजाय लोगों को उसके बारे में बात करने से रोकना ही बेहतर है? यही है सोवियत यूनियन की चालाकी। लेकिन बात यह है कि लोगों का हड़तालों के बारे में बात करना एक छोटी समस्या है। मुख्य समस्या पैसा है। आप देख रहे हैं कि यूक्रेन बार बार इन्हीं रिफाइनरियों पर हमला करता है। वे कच्चे तेल को सिर्फ घरेलू बाजार के लिए ही नहीं बल्कि निर्यात के लिए भी रिफाइन करते हैं। अब जब रिफाइनरियां बंद हैं, पुतिन तेल निर्यात नहीं कर सकते, इसलिए युद्ध फंड करने के लिए उन्हें खून से कमाया पैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि रूस को कहीं न कहीं इसकी भरपाई करनी होगी। शायद वे रूसी नागरिकों पर टैक्स बढ़ा सकते हैं। यह बहुत समझदारी वाला विचार है। सिर्फ एक समस्या है। कुछ हफ्ते पहले ही पुतिन ने रूसी राष्ट्रीय टेलीविजन पर वादा किया था कि वह युद्ध की वजह से कभी भी टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। खुद ही सुन लीजिए। हमें सबसे पहले इस पे काम करना चाहिए। सबसे पहले हमें राजस्व पर काम और कुछ मुद्दों पर चर्चा करनी है। मतलब जाहिर है कर बोझ बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि सिर्फ उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात है। उत्पादन क्षमता बढ़ाना नहीं। डेव चैपेल भी इतना अच्छा मजाक नहीं लिख सकते। कुछ हफ्ते पहले ही पुतिन ने कहा था, हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे बल्कि अपनी रिफाइनरियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगे। यूक्रेन ने सोचा, क्यों ना हम रिफाइनरियों को ही निशाना बनाएं। तो अब पुतिन वही कर रहे हैं जो हर तानाशाह करता है, नागरिकों का शोषण। उन्होंने रूसी नागरिकों से वादा किया था कि वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अब वो उन पर टैक्स बढ़ा रहे हैं। यह रही रिपोर्ट। अब रूसी अर्थव्यवस्था बढ़ते बजट घाटे से जूझ रही है। एक नई 3 वर्षीय बजट योजना के तहत रूसी वित्त मंत्रालय ने वैट को 20% से बढ़ाकर 22% करने का प्रस्ताव रखा है। रूस की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव ने 2026 के बजट को युद्धकालीन बजट कहा।
इससे पहले रूसी औद्योगिक संघ और उद्यमियों के प्रमुख अलेक्जेंडर शोकिन ने कहा था कि व्यापार, आम जनता और उपभोक्ताओं के लिए सबसे अप्रिय कर नवाचार संभावित वैट वृद्धि है। खुदरा कीमतें फिर से बढ़ेंगी, फिर से महंगाई दर में वृद्धि होगी और इसी तरह की बातें होंगी, शोकिन ने समझाया। 21 सितंबर को कोमर्सेंट ने पेट्रोल पंपों पर रुकावटों की रिपोर्ट दी। रूस के क्षेत्रों में पेट्रोल बेचने वाले पेट्रोल पंपों की संख्या कम हो रही है। रूस में ईंधन आपूर्ति में रुकावटों के चलते पेट्रोल बेचने वाले पेट्रोल पंपों की संख्या जुलाई के अंत से 26% कम हो गई है। कुछ क्षेत्रों में समस्याएं पहले ही ज्यादा फैल चुकी हैं। दक्षिण क्षेत्र में कुल मिलाकर ऐसे पेट्रोल पंपों की संख्या 14% कम हो गई है और क्रीमिया तथा सेवास्तोपोल में यह कमी 50% तक पहुंच गई है। अब पुतिन सिर्फ रूसी नागरिकों से ही नहीं बल्कि तेल कंपनियों से भी झूठ बोल रहे हैं। देखिए, पुतिन जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या यूक्रेनी सेना या नाटो नहीं बल्कि रूसी नागरिक हैं। अगर वे नाराज हो जाते हैं तो पुतिन की कुर्सी चली जाएगी और मेरा मानना है कि वे ऐसा नहीं चाहेंगे। तो कीमतें कम रखने और महंगाई को काबू में रखने के लिए रूसी सरकार ने तेल उत्पादकों और तेल रिफाइनरियों को सब्सिडी देने का वादा किया। इसका मतलब है कि रूसी सरकार उन्हें पैसे देने वाली थी ताकि कंपनियां गैस की कीमतें न बढ़ाएं, जिससे नागरिकों को परेशानी न हो। दुर्भाग्यवश, जैसा कि यूक्रेन पहले से जानता है, आप रूसी सरकार के वादे पर भरोसा नहीं कर सकते। अब रूसी वित्त मंत्रालय ने तय किया है कि वह तेल रिफाइनरियों को वादा की गई सब्सिडी नहीं देगा। इसका कारण क्या है? रूसी बजट इतना तंग है कि रूसी सरकार सब्सिडी देने की स्थिति में नहीं है। असल में बजट इतना तंग है कि पुतिन अब अपने ही अधिकारियों के खिलाफ हो रहे हैं। एक सीनियर सेंट पीटर्सबर्ग अधिकारी संदिग्ध हालात में मृत मिले। मुझे लगता है कि उन्होंने पुराने रूसी तरीके से खुद को मार डाला, सिर के पीछे 6 बार गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अब वह $50 मिलियन जो इस आदमी ने रूसी नागरिकों से धोखाधड़ी करके लिया था, अब पुतिन के पास जाएगा। हमारे पास एक और ऐसी ही कहानी है जो ठीक मॉस्को में हो रही है। जजों की परिषद के अध्यक्ष एक अरबपति थे, लेकिन अब रूसी अधिकारियों के अनुसार उन्होंने रूस के भ्रष्टाचार विरोधी कानून का उल्लंघन किया है और इसी वजह से वह जेल जाएगा और जो अरबों रुपए उसने जमा किए थे वे पुतिन के पास चले जाएंगे। पुतिन